नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारी पहला आलेख है वो पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। यह जो आर्टिकल है यह मुख्य रूप से संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समस्या से। एनपीए जिसे नॉन परफॉर्मिंग असेट या गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहा जाता है, इसके संदर्भ में आरबीआई द्वारा हाल में ही काफ़ी महत्व दिया गया है। अब इसके संदर्भ में क्या पृष्ठभूमि है हम इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समस्या किस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए, सरकार द्वारा इसकी समस्या को कम करने के लिए किन प्रयासों को किया गया है, हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो मामला क्या है? तो मामला ये है कि आरबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की गई है कि अभी तक जो लोन के चुकाए ना जाने के संदर्भ में जो मोराटोरियम या जो छूट प्रदान की गई थी, उस छूट के संदर्भ में अब यह आवश्यक हो गया है कि 31 अगस्त के बाद जिस अवधि तक यह मोराटोरियम दिया गया था, 31 अगस्त की अवधि के बाद एनपीए क्लासिफिकेशन को दोबारा से किए जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके की व्यवस्था को अब नहीं किया जाएगा तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के समक्ष काफ़ी खतरे विद्यमान हो सकते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से तो बात ये आरबीआई ने की है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये मुख्य रूप से पूरा जो मामला है वो काफ़ी बड़ा है, जिसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि कोविड-19 के पृष्ठभूमि में बैंकों के एनपीए के बढ़ने का समस्या विद्यमान हो गया है और इसको जो है आरबीआई ने प्रमुखता से उठाया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसने आरबीआई ने अपनी बात रखी है। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम समझें तो हम पाएंगे कि जब कोरोना वायरस के चलते आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई और जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया, तो 24 मार्च से लेकर लगभग जुलाई तक जो लॉकडाउन जारी रहा, उसके चलते जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी, उन आर्थिक गतिविधियों के कारण सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया कि जिन व्यक्तियों का जो ईएमआई वगैरह बकाया है, जिन व्यक्तियों का ऋण भुगतान वगैरह बकाया है, चूँकि उनकी अर्जित करने की क्षमता, चूँकि उनकी आय अर्जन की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है, यही कारण है कि 27 मार्च 2020 को आरबीआई ने बैंकों द्वारा ऋण भुगतान पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी थी, एक मोराटोरियम लगा दिया था। यानी मार्च में 1 मार्च से लेकर 31 मई की अवधि तक अब जो है लोगों को ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं थी और ये कहा गया कि आप इसको बाद में पे कर सकते हैं। इस अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर बाद में 31 अगस्त तक कर दिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि महामारी के दौरान जो उधारकर्ता हैं उनको राहत प्रदान किया जाए। अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यह जो ऋण भुगतान की जो पूरी जो व्याख्या है या ऋण भुगतान के जो मोराटोरियम है, उसको आपको इस तरीके से समझना है कि ये किसी भी प्रकार से ऋण माफ़ी की योजना नहीं थी और इसको भविष्य में चुकाया जाना था। अब इसी के संदर्भ में आरबीआई का ये कहना है कि यदि इसमें और भी देरी की गई तो जो एनपीए की समस्या है उसको हम बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इसके लिए हमें इसके संदर्भ में कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है? तो हमने भले ही 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त की अवधि तक बैंकों को जो ऋण चुकाया जाना था उस पर रोक लगाई हो, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का ये कहना है कि यदि ऋण भुगतान पर लगा मोराटोरियम और अधिक बढ़ा दिया जाएगा तो बैंकों का जो एनपीए है वो बढ़ सकता है और इस संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया जाना है कि इस संदर्भ में क्या किया जाए। तो
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके संदर्भ में फैसला लिया जाना है। लेकिन यहाँ पे आपको यह चीज़ ज़रूर समझना है कि जो एनपीए की जो समस्या है वो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ बैंकों की स्थिरता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है। जब हम बात करते हैं एनपीए की, तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, या इसको हिंदी में कहा जाता है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी संपत्तियों या ऋण से है जिसको लौटना, जिसका वापस लौटना संदिग्ध हो जाता है। ठीक है। अगर हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करें या बैंकों की बात करें, तो बैंक मुख्य रूप से ऋणों को प्रदान करके अपने लाभ को कमाता है। इस तरीके से हम देखें तो बैंक के लिए दिया जाने वाला लोन उसकी परिसंपत्ति होता है। ठीक है। जिस प्रकार से कोई दुकानदार कोई वस्तु को बेच के लाभ कमाता है, उसी तरीके से बैंक जो होते हैं वो ऋण देके अपना लाभ कमाते हैं। इसके लिए बैंकों द्वारा दिया गया जो ऋण होता है वो उनकी एसेट होता है, वो उनकी संपत्ति होता है। ठीक है। और इस संपत्ति से वो आशा करते हैं कि यह समय पर चुकाया जाएगा, और जब ये समय पर चुकाया जाएगा तो ना केवल इनका जो मूलधन है वो वापस आएगा, और साथ ही साथ जो इस पे इन्होंने ऋण पर जो इन्होंने ब्याज राशि रखी है, ब्याज की दर जो लगा रखी है, जो 10%, 15%, 5% कुछ भी हो सकती है, उससे उनको अतिरिक्त लाभ होगा। तो बैंकिंग व्यवस्था कैसे काम करती है? तो बैंकिंग व्यवस्था लोगों से बैंकिंग व्यवस्था लोगों से जमाएं स्वीकार करती है, और इन जमाओं के आधार पर वह लोगों को ऋण आदि प्रदान करती है। यह जो ऋण प्रदान किया जाता है वो उसकी परिसंपत्ति होते हैं जिनसे वो लाभ कमाती है। यानी बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करेगा वो उसे अपने खाते में परिसंपत्ति असेट के रूप में दर्ज करता है, और यदि कभी ऐसा हो जाए कि बैंक को ऋण वापस ना मिले तो उसकी परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी जो उसके अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रही है। यानी ऐसे लोन जो वापस ना आए वो बैंक की नज़र में क्या होते हैं? बैंक की नज़र में ऐसी परिसंपत्ति होते हैं जिसने वांछित प्रदर्शन नहीं किया, इसीलिए उसको एनपीए कहा जाता है। ठीक है। तो यह जो होता है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां बैंकों के लिए ऐसी संपत्ति होती है जो वापस लौट के नहीं आती है, या जिसको लेकर ये आशंका होती है कि अब वह पैसा वापस नहीं आएगा। अब चूंकि ये परिसंपत्ति होता है, इसी के आधार पर बैंकों की जो स्थिरता है वो मापी जा सकती है। यही कारण है कि किसी भी बैंक की वित्तीय अवस्था को मापने का पैमाना होता है एनपीए, और यदि ये ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि बैंक जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। बैंकों की जो क्षमता है जिसके आधार पर वो लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, जिसके आधार पर वो लंबे समय तक लाभप्रद बने रह सकते हैं, अगर लगातार एनपीए बढ़ते जाएंगे तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि भविष्य में बैंक जो लोगों ने उनके यहाँ पैसे जमा कर रखे हैं उसको भी देने में असमर्थ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परिसंपत्ति से जो उनको लाभ हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि किसी भी देश में बैंकों की जो स्वास्थ्य है, बैंकों का जो वित्तीय अवस्था है, उसको मापने के लिए उन बैंकों में या उस पूरी बैंकिंग व्यवस्था में एनपीए किस स्तर पर है इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। ठीक है। अगर हम आंकड़ों के संदर्भ में बात करें तो हम पाएंगे कि सामान्य रूप से एक ऐसी परिसंपत्ति जिस पर कोई ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो जाए उसे एनपीए कहा जाता है। ठीक है। यानी 90 डेज तक अगर वो वापस ना आए तो वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। अब इसी के आधार पर इसको आगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहली श्रेणी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, और तीसरी होती है लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स ऐसे एनपीए होते हैं जो 12 माह या इससे कम अवधि तक एनपीए बने रहते हैं। डाउटफुल एसेट ऐसे एसेट या परिसंपत्ति होती है जो 12 माह पूरा कर लेती है सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर तब भी वो पैसा वापस नहीं आता तो उसे लॉस एसेट की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जिसे कभी वापस ना
आने वाली परिसंपत्ति या ना वसूल की जा सकने वाली परिसंपत्ति माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 90 दिन तक हम गणना करते हैं, उसके बाद वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। फिर उसके बाद हम 12 माह से कम तक गणना करते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड असेट की श्रेणी में आ जाता है। 12 माह पूरे हो जाते हैं तो वह डाउटफुल असेट में हो जाता है और उसके बाद उसकी गणना लॉस असेट के रूप में की जाने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से एनपीए का पूरा वर्गीकरण काम करता है, जिसके आधार पर एनपीए को क्लासिफाई किया जाता है और इसके तहत प्रयास किए जाते हैं कि यह किस प्रकार से वर्गीकृत हो। और इसकी जो वर्गीकरण होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि किसी भी परिसंपत्ति का गंभीरता क्या है। ठीक है, अगर हम इससे संबंधित आंकड़ों के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स या आप कह सकते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर सरकारी बैंकों में एनपीए के संदर्भ में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जितने भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनका सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2018 में 10% था। ठीक है, यानी अगर उनकी संपत्ति 100 है तो उसमें से 10 जो उनकी परिसंपत्ति है वो एनपीए है। अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की या फिर इसको सरकारी बैंक भी कहा जाता है, अगर हम बात करें सरकारी बैंकों की तो सरकारी बैंकों में यह अनुपात लगभग 14% तक है। तो आप इसको अगर साधारण आंकड़े के रूप में देखें तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न बैंकों में जो एनपीए की स्थिति है वो 10 से 14% तक है, जो काफ़ी चिंता का विषय होना चाहिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। अब यही कारण है कि चूंकि एनपीए बैंकिंग व्यवस्था में काफ़ी हानिकारक माने जाते हैं, यही कारण है कि इनसे बैंकिंग क्षेत्र को अधिक हानि ना हो, इसके लिए सरकार ने समय समय पर विविध प्रयास किए हैं जिसको याद रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हम सरकारी प्रयासों के बारे में बात करें तो सरकार द्वारा इसको निवारित किए जाने के संदर्भ में जो रणनीति अपनाई गई है उसे कहा जाता है 4R रणनीति। ठीक है, 4R पर आधारित रणनीति है जिसमें रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिजॉल्व और रिकवर और रिकैपिटलाइजेशन, ये 4R की रणनीति है। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और यह पहचानना होता है पारदर्शी रूप से, जिसमें बैंक समय समय पर जो उनकी परिसंपत्ति होती है उसकी गुणवत्ता का वो मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई संस्था या कंपनी बहुत सारे बैंकों आदि से पैसा उधार ली होती है और उन सभी का पैसा वो उधार नहीं करती है, वापस नहीं करती है, तो उसको सारे बैंक एक समूह बनाकर उससे पैसा वापस ले सकते हैं। इसी को कहा जाता है जॉइंट लेंडर्स फोरम, या इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त ऋणदाता फोरम। जैसे कि विजय माल्या और इसी प्रकार के जो दूसरे व्यक्ति हैं नीरव मोदी आदि, उनसे निपटने के लिए बैंकों ने जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाया है, एक संगठन बनाया है और इसी के आधार पर उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो एनपीए की पहचान के लिए संयुक्त ऋणदाता फोरम और समय समय पर अपनी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोशिश ये की जाती है कि एनपीए की जल्दी पहचान कर ली जाए। उसके बाद फिर इसको रिजॉल्व और रिकवर करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें जो दबावग्रस्त स्ट्रेस्ड असेट्स होते हैं, दबावग्रस्त खाते होते हैं, उनका समाधान और उनसे मूल्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। इसके संदर्भ में सरकार द्वारा 2016 में बेहतर कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया को बनाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ये 2016 में बनाया था। ठीक है, इसके अलावा बैंकों को शक्तिशाली बनाया गया है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से। इसके अलावा 2002 का एक अधिनियम है जिसे कहा जाता है सरफेसी अधिनियम। इसके माध्यम से बैंकों को ये शक्ति दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति उनका लोन नहीं चुकाता है तो इस आधार पर वो उसकी संपत्ति को बेच के उसका लोन वापस करवा सकते हैं।
ठीक है, जिसमें बैंक आदि जो होते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने होम लोन ले रखा है या यदि किसी व्यक्ति ने किसी जमानत को रखकर कोई ऋण ले रखा है और वह व्यक्ति जो है उस जमानत रखी हुई जमानत की एवज में जो ऋण उसे चुकाना होता है वो नहीं चुका पाता है, तो इसके तहत बैंकों को सरफेसी अधिनियम के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वो उसकी परिसंपत्ति को बेच के ऋण की वसूली कर सकते हैं। तो 2002 के सरफेसी अधिनियम को भी अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिसका पूरा नाम है वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम सरफेसी एक्ट 2002। इसके अलावा सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट सशक्त को भी प्रारंभ किया गया था, जो बाजार आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एनपीए की समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं चौथे आर या रिकैपिटलाइज की, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं यानी सरकारी बैंक, ऐसे बैंक जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है, उन बैंकों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पैसा दिया गया है, ताकि उनको बेहतर ढंग से चलाया जा सके और उनको किसी भी तरीके की पूंजी की कमी ना हो। इसके अलावा सरकारी बैंक आदि में उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिले, पारदर्शी प्रणाली का निर्माण हो, इसके लिए उनमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। जैसे कि मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो गवर्नेंस सुधार आदि हैं उनको करने का प्रयास किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत, ठीक है, गवर्नेंस सुधारों पर बल दिया गया है। इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 पारित किया गया है, जिसके माध्यम से आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण किया गया है। इसके तहत ऐसे अपराधी जो बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं, ऐसे विदेशों में भागने वाले आर्थिक अपराधियों की परिसंपत्ति को नीलाम करके उनसे ऋण वसूली के प्रावधान को करने वाला ये अधिनियम है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, ठीक है, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, इसको भी प्रारंभ किया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, इसके तहत बैंकों को कुछ मानक दिए जाते हैं, बैंकों को कुछ नियम कानून का पालन करने को कहा जाता है, और इन नियम कानूनों मानकों के आधार पर कोई भी बैंक किसी भी परिसंपत्ति को एनपीए बनने से पूर्व ही पहचानने का प्रयास करता है। इसके तहत 0 से 90 दिन की अवधि के दौरान ही किसी परिसंपत्ति को पहचाना जा सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है, जिसमें कुछ संकेतकों, कुछ मानकों आदि को बताया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जिसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में जो एनपीए की समस्या है उसको दूर किया जा सके। और अभी हाल ही में जो आरबीआई का मानना है कि कोविड-19 से इसकी जो समस्या है वो और ज़्यादा प्रबल हो सकती है, तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए कि ना केवल हम इन सुधारों को बेहतर ढंग से लागू कर सकें, साथ ही साथ हम पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को और भी बढ़ा सकें। इसके अलावा विशेषकर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो अपने जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक बैंकों में जो एनपीए है वो लगभग 14% है। इसके अलावा जो वो लोन आदि देते हैं, यदि वो किसी बड़े प्रोजेक्ट आदि में लोन वगैरह दे रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट कितना वायबल है, वो प्रोजेक्ट कितना व्यवहार्य है, उसमें पैसा वापस आ सकता है अथवा नहीं, उससे संबंधित जो मूल्यांकन किया जाता है उसको और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। इसके तहत जो ऋणों की वापसी की जो प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा विशेषज्ञता देने की ज़रूरत है, जिसके तहत आईबीसी आदि का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सरकारी बैंक हैं उनको भी सरकार को समयबद्ध तरीके से पूंजी आदि देकर निरंतर उनमें सुधार का प्रयास या उनको निरंतर कैपिटलाइज करने का प्रयास किया जाता रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से उनको पूंजी की कमी ना हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको और अगर अपनाया जाए तो निश्चित रूप से एनपीए की समस्या को और बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और इसके तहत जो विद्यमान उपाय हैं उनको भी हमें बेहतर ढंग से लागू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमने बात की एनपीए के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अगले
आर्टिकल के बारे में जो संबंधित है पेज नंबर 11 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। ठीक है, इसको हम पर्यावरण से भी कुछ हद तक संबंध मान सकते हैं। और इसके तहत संदर्भ क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो कोविड-19 के दौर में जो गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं या फिर जिनका संबंध लोगों के लाइफस्टाइल से, जीवन पद्धति से होता है, उसमें विशेषकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसमें जब अर्थव्यवस्था में उत्थान की स्थिति होती है, अर्थव्यवस्था में जब बूम की स्थिति होती है, तो ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी खरीदने के क्षेत्र आदि में काफ़ी विकास देखा जाता है। लेकिन कोविड-19 के दौर में भारत में लंबे समय से एक मंदी की अवस्था देखी जा रही है, जिसके चलते जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो समृद्धि होनी चाहिए थी, वो उतनी बेहतर नहीं हो सकी है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की समृद्धि और बेहतर हो सके, इसके लिए कई विद्वानों द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि भारत को एक स्क्रैपेज पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो यह जो आर्टिकल है इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वाहनों से संबंधित स्क्रैपेज पॉलिसी क्या होती है, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि कोविड-19 की पृष्ठभूमि में ऑटोमोबाइल क्षेत्र, जिसमें 2 व्हीलर शामिल होते हैं, जिसमें 4 व्हीलर शामिल होते हैं, ठीक है, इसमें घरेलू गाड़ियां भी शामिल होती हैं और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होने वाली गाड़ियां आदि भी शामिल होती हैं। लेकिन चाहे बात घरेलू की हो, चाहे औद्योगिक की हो, चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की हो, ठीक है, इवन 3 व्हीलर्स जिनका प्रयोग परिवहन आदि में होता है, उनमें भी जो है बिक्री में कमी देखी जा रही है। और यह जो कमी देखी जा रही है, इसके लिए एक और तो सरकार को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। ठीक है, सरकार को विविध उपायों के माध्यम से इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी सलाह दी जाती है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अगर मंदी से निकालना है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निरंतर मांग को बनाए रखना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू किया जाए, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र को एक बेहतर दृष्टि दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज होता क्या है, स्क्रैपेज क्या है। ठीक है, तो स्क्रैपेज वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत उन वाहनों का निपटान किया जाता है जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो उपयोग अवधि होती है उसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें ये 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है। जनरली 10 साल या 15 साल इसको निर्धारित किया जाता है और विद्वान इसको 15 साल, भारत के दृष्टिकोण से 15 साल निर्धारित करने की सलाह देते हैं। अब इसके तहत होता क्या है कि जब कोई भी गाड़ी अपने यूज़ को पूरा कर लेती है, अपनी लाइफ को पूरा कर लेती है, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, ठीक है, अपनी जीवन आयु को पूरा कर लेती है, यानी 15 साल तक वो उसका इस्तेमाल हो जाता है, तो उसके बाद उसको निपटा दिया जाता है, जिसके तहत मशीनों आदि का प्रयोग कर जो वाहन होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े यानी मेटल पार्ट्स, धातुओं के टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं उसको स्क्रैप कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसके बाद वो जो टुकड़े होते हैं उनका पुनर्चक्रण कर लिया जाता है, उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है दूसरे क्षेत्रों में। अब इसके तहत उसमें जो धातु प्रयोग होती है उसको भी रिसाइकिल किया जाता है, और जो उसमें गैर धातु जो पार्ट होते हैं, जो उसमें प्लास्टिक वगैरह लगी होती है या सीट कवर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, या उसमें जो स्पीकर आदि लगा है, टायर वगैरह लगा है, उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है पर्यावरण अनुकूल विधि से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं स्क्रैपेज मतलब हो गया कि किसी वाहन को तोड़ने की प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसके जितने भी भाग होते हैं उनके रिसाइकलिंग पे जोर दिया जाता है, ताकि कोई जो वाहन है वो लंबे समय तक ना रहे, साथ ही साथ वो दूसरे लाभों को भी दे। अब इसके तहत किसी भी वाहन का जो लाइफ एंडिंग है या एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है, जिसे ईएलवी कहते हैं, वो कई बातों से निर्धारित होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात तो यह है कि ऐसे वाहन जिसका वैध पंजीकरण ना हो, जो अवैध हो, जो चोरी का वाहन हो और जिसके मालिक का पता ना चल सके। दूसरा,
ऐसे वाहन जिनके मालिक खुद अपनी इच्छा से वाहन के स्क्रैपेज के लिए तैयार हों, जिसमें मालिकों को लगे कि अब उनका स्क्रैपेज किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक निश्चित समय अवधि के बाद अगर प्रवर्तन अधिकारी किसी वाहन को जब्त करें और उसका स्क्रैप करें, जो 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी हो सकता है, या फिर न्यायालय के निर्देश के अनुसार उसको स्क्रैप किया जाए। जैसे कि अभी हाल में ही न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारत स्टेज 6 मानकों में जाने की ज़रूरत है। तो ऐसा बहुत अधिक संभव है कि जो इसका पुराने मानक का इस्तेमाल करने वाले वाहन हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए BS4 है या BS2 है, BS3 है, इस तरीके के मानकों का जो प्रयोग करने वाले वाहन हैं, हो सकता है इनको भविष्य में स्क्रैप कर दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे मानक हैं जिसके आधार पर किसी वाहन की एंड ऑफ लाइफ निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो वाहन स्क्रैपेज होता है, इसके बहुत सारे लाभ कहे जाते हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो प्रत्यक्ष लाभ है वो तो यही है कि अगर एक निश्चित समय अवधि, जैसे कि मान लीजिए 15 साल, इसके बाद वाहन मालिक अगर इस बात के लिए बाध्य होंगे कि उन्हें अपनी गाड़ी को ख़त्म करना है, तो जब वो गाड़ी को ख़त्म करेंगे तो निश्चित ही वो नई गाड़ी को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे ऑटो सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, दूसरा, चूंकि जो गाड़ी है वो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण या प्रदूषण के अन्य मानकों में उसमें पुरानापन आता रहता है। वो जो है वाहन वायु प्रदूषण अधिक करने लगती है। तो यदि हम पुरानी गाड़ी को हटाकर नई गाड़ी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो नवीन वाहन आएगा वो अधिक पर्यावरण अनुकूल तकनीक से युक्त होगा, जिससे वायु प्रदूषण पर रोक लगेगी। इसके अलावा जो उन स्क्रैप वाहनों से निकलने वाला जो मेटल है, ठीक है, जो लोहा है, उसका प्रयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकेगा, जिससे पुनर्उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हम आंकड़ों के माध्यम से बात करें तो हम ये देखते हैं कि भारत द्वारा हर साल लगभग 6 मिलियन स्क्रैप स्टील का आयात किया जाता है। और यदि हम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के कॉन्सेप्ट को अपना लें तो उससे जो हमें मेटल प्राप्त होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके चलते जो स्क्रैप मेटल या स्क्रैप स्टील जो हम बाहर से आयातित करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम वाहनों को स्क्रैप करने की नीति को संस्थागत आधार पर इस्तेमाल करेंगे, संस्थागत आधार पर प्रारंभ करेंगे, तो इसके तहत नवीन स्क्रैपेज सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत जो रोजगार के अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। अब इससे अर्थव्यवस्था को भी निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें इस्पात और अन्य क्षेत्रों को सहायता मिलेगी, साथ ही साथ ऑटो सेक्टर को भी इसमें सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इस आधार पर कहा जाता है कि वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के ये लाभ हैं, जिसके आधार पर भारत को इसे अपनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो यह है कि चूंकि भारत में लंबे समय से इस तरीके की कोई नीति नहीं है, यही कारण है कि यदि इसको अपनाया जाएगा तो एनजीटी जैसी संस्थाओं यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जैसी संस्थाओं का अनुमान है कि स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी, जो काफ़ी लंबी प्रक्रिया होगी। जैसे कि एनजीटी के आंकड़ों के अनुसार 2025 तक ये संख्या लगभग 2 करोड़ से अधिक हो सकती है। यानी अगर हम इसको लागू करते हैं, स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू करते हैं, तो लगभग 2 करोड़ वाहनों को हमें स्क्रैप करना पड़ेगा, जो काफ़ी बड़ी संख्या है। इसके अलावा भारत में ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स का अभाव है। जितने सेंटर वर्तमान में काम करते हैं वो ज़्यादातर अवैध हैं और उनके द्वारा चूंकि संस्थागत आधार पर काम नहीं किया जाता, चूंकि उनके द्वारा किसी तरीके के विनियामक ढांचे के आधार पर काम नहीं किया जाता, यही कारण है कि यद्यपि वो स्क्रैपिंग के धंधे में हैं, लेकिन उनके द्वारा बड़ी मात्रा में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना की जाती है। इसके अलावा किसी भी गाड़ी को जब डिस्पोज आदि किया जाता है तो उससे काफ़ी दूसरे पर्यावरणीय प्रदूषक तत्व भी निकलते हैं, जैसे कि भारी धातु निकल सकती है, बहुत सारे अन्य अपशिष्ट पदार्थ निकल सकते हैं। तो इसको कैसे प्रबंधित किया जाएगा, इसको भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो केवल और केवल स्क्रैपेज पॉलिसी को अपना लिए जाने से ही सारी समस्या हल नहीं हो जाएगी। इसके तहत हमें बहुत सारी चीज़ों को भी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि हमें शुरुआत से ही इस पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआत से उस पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ कि जब हम गाड़ी को बनाएं तो गाड़ी आदि को बनाने में ऐसे ऐसे पदार्थों का प्रयोग करें जो खुद से ही रिसाइक्लेबल हों। ठीक है, यानी ऐसे प्रयोग अगर हम करेंगे, ऐसे पदार्थ हम प्रयोग करेंगे तो अगर उसको आगे दोबारा रिसाइकिल किया जाएगा तो वो पर्यावरणीय प्रदूषण के मानकों पे खरा उतरेंगे, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोड बनाए गए हैं, ऐसे नियम और संहिताएं बनाई गई हैं, जिसके तहत विश्व स्तर पर कोई वस्तु बनाए जाने के संदर्भ में यह नियम स्थापित किया गया है कि उसमें जो धातु इस्तेमाल होगी, उसमें जो पदार्थ इस्तेमाल होंगे वो 85 से 95% तक रिसाइक्लेबल मटेरियल या पुनर्चक्रणीय सामग्री के बने होने चाहिए। और यदि भारत भी उसका पालन करना शुरू कर दे तो भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी लाभ हो सकता है। इसके अलावा हम इसके संदर्भ में प्रोत्साहन नीति को भी प्रारंभ कर सकते हैं, जिसके तहत यह प्रावधान रखा जा सकता है कि यदि कोई ग्राहक, यदि कोई वाहन का खरीदार अगर किसी गाड़ी को खरीदते समय उसी श्रेणी में हम वाहन की स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र को भी जारी करें और कोई खरीदार इसको ऑप्ट करता है, इसको स्वीकार करता है, तो उसको पंजीकरण शुल्क या फिर रोड टैक्स आदि से छूट दिया जा सकता है। ठीक है, यह चीज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करने की ज़रूरत है, जिसमें जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उनको भी प्रोत्साहित की जाना चाहिए कि वो खुद इस प्रकार की नीति को बढ़ावा दे, जिसके तहत महिंद्रा और महिंद्रा ने कोलकाता, दिल्ली आदि में स्क्रैपिंग सुविधाएं शुरू करने की योजना प्रारंभ की है। साथ ही साथ टीवीएस कंपनी द्वारा भी चेन्नई में पायलट सेंटर प्रारंभ किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रैपेज पॉलिसी एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए भारत को इस संदर्भ में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एक अन्य आर्टिकल की, जो आज पेज नंबर 10 में दिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। तो ये क्या संबंधित है ये आर्टिकल? तो यह संबंधित है चीन और ताइवान के संबंधों से, और हाल के समय में चीन और ताइवान के संबंधों में काफ़ी तनाव देखा गया है, जिसे हमें इसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसे चलें देख लेते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने बताया कि चीन और ताइवान के मध्य तनाव बढ़ रहा है और चीन ने यह आरोप लगाया है कि ताइवान स्वतंत्र होना चाहता है, ताइवान खुद जो है खुद को चीन कहलाना चाहता है और वह इसके लिए अमेरिका से साठगांठ कर रहा है। ठीक है, अब चीन और ताइवान के मध्य किस तरीके का विवाद है, इसको थोड़ा इतिहास में जाके 1949 से जाके थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1949 में जब चीन गृह युद्ध की चपेट में था तो वहाँ पे दो प्रमुख पार्टियां थीं, दो प्रमुख दल थे जो चीन पर कब्जे के लिए लड़ रहे थे। एक था माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाला चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा दल था चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी। ठीक है, तो दो दल थे, एक था चाइनीज, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और दूसरा था कुओमिंतांग पार्टी। ठीक है, केएमपी। तो ये थी हमारे तुंग के माओ के नेतृत्व वाली पार्टी और ये थी चियांग काई शेक की नेतृत्व वाली पार्टी। अब हुआ क्या कि 1949 को जो माओ के नेतृत्व वाला दल था वो जीत गया। ठीक है, और ये जो कुओमिंतांग दल के चियांग काई शेक थे उनको भाग के शरण लेनी पड़ी एक दूसरे द्वीप पर, जिसको वर्तमान में ताइवान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 1 नवंबर 1949 को भाग गए चीन मेनलैंड चाइना को छोड़ के, और उन्होंने ताइवान, जो वर्तमान में ताइवान है, जिसको पहले फार्मोसा द्वीप कहा जाता था, ठीक है, उस फार्मोसा द्वीप में जाके शरण ली। ठीक है, अब इस तरीके से जब वो वहाँ से चले गए तो चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हो गया और चियांग काई शेक ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। ठीक है, उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाई क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी नौसैनिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब कम्युनिस्ट पार्टी चीन में सत्ता में आ गई तो उसने चीन का आधिकारिक नाम बदलकर रख दिया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी
PRC, मेनलैंड चाइना जो वर्तमान चाइना है उसका क्या नाम है, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं दूसरी ओर ताइवान जो है वो खुद को आधिकारिक तौर पर अब चीन कहता रहा और उसने उसका नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। तो मुख्य रूप से चीन और ताइवान के मध्य जो विवाद है वो इसी को लेकर है कि कौन मुख्य चीन है, ठीक है, कौन आधिकारिक चीन है, ठीक है। तो आधिकारिक पहचान को लेकर ही यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है जो 1949 से जारी है, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना के लिए आधिकारिक मान्यता चाहती है जो उसे अधिकांश देशों ने दी भी है। वहीं दूसरी ओर ताइवान के लोग अपने द्वीप को रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में आधिकारिक मान्यता देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि चीन का दबदबा ज़्यादा है दुनिया में, तो वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी को मान्यता देते हैं और जो रिपब्लिक चाइना जो ताइवान वाला चीन है उसको मान्यता देने वाले देशों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। चीन का एक जो बड़ा वर्ग है वो ताइवान को चीन के अभिन्न अंग के रूप में देखता है और वो उसको स्वतंत्र मानता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी के तहत वो एक नीति का पालन करता है जिसे कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या है, तो वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और यह क्लियर कट शर्त वो रखता है कि जो भी देश हमारे साथ यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ PRC के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो उनके लिए एकदम यह क्लियर है कि वो ROC को मान्यता ना देंगे, ना ही किसी प्रकार का कूटनीतिक संबंध स्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि ताइवान जो है उनके अनुसार चीन का ही हिस्सा है और ये कुछ समय के लिए चीन से अलग हुआ है, जल्द ही इसे कूटनीतिक या सैन्य माध्यम से हम चीन में शामिल कर लेंगे। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो देश हैं लगभग आप कह सकते हैं लगभग 179 के आसपास 180 के आसपास देशों ने अभी जो हमारा PRC है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हुए हैं और इसके चलते वो ROC से किसी भी प्रकार का औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और अगर हम सबसे पहले तो ताइवान के बारे में देख लेते हैं। ताइवान ईस्टर्न एशिया का एक द्वीप है जिसकी राजधानी ताइपेई या ताइपे है। यहाँ पे चीन की एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ चीन की यानी PRC की एक दलीय कम्युनिस्ट पार्टी व्यवस्था के विपरीत बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, जहाँ पे अमाय, स्वातोब और हक्का भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें मंदारिन यानी चाइनीज़ का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका मैप है, ठीक है। ये मेनलैंड चाइना है, ठीक, और यहाँ पे इसके पास में ही एक द्वीप है जिसे कहा जाता है ताइवान, ठीक है। इसके पास ही आप देख सकते हैं ये साउथ चाइना सी है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे फिलीपींस सागर है और यहाँ पे एक रुक्यू आइलैंड है जापान का, ठीक है। ये ताइवान के उत्तर में इसकी राजधानी स्थित है जिसे कहा जाता है ताइपेई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि US का क्या मत है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चीन और US के मध्य स्वतंत्रता के बाद से यानी चाइनीज़ इंडिपेंडेंस के बाद से 1949 से लेकर 1979 तक, ठीक है, 1949 से लेकर 1979 तक जो चीन और US के मध्य जो संबंध थे वो काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं, ठीक है। और इस संदर्भ में जो US था उसने 1949 से लेकर 1970s तक, ठीक है, 1970 तक, ठीक है, 1970 और उसके 1-2 साल आसपास उसमें उन्होंने क्या किया कि वो मेनलैंड चाइना यानी पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता ही नहीं देता था और वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को वास्तविक चीन कहता था, ठीक है। तो अमेरिका ने शीत युद्ध के शुरुआती दौर में ताइवान को ही मुख्य चीन माना। हालांकि 1970s के बाद से 1970 के बाद से ये संबंध थोड़े टिल्ट हुए। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा हुई जिसके बाद अमेरिकी चीन संबंधों के साथ साथ अमेरिका ताइवान संबंधों में भी परिवर्तन आया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो 1979 में, ठीक है, US ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना को मान्यता दे दी और उसने ROC के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लिए,
ठीक है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में आप वही चीज मान लेते हैं कि यूएस और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब अमेरिका ताइवान को बढ़ावा देने की नीति अपनाए हुए है ताकि वो चीन को काउंटर कर सके। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 1949 से लेकर 1972 तक संबंध जो थे वो तनावपूर्ण थे। फिर उसके बाद एक थोड़ा झुकाव आया चीन के पक्ष में। 1979 में उसने क्या किया कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पक्ष में अपनी बात रखी। हालांकि बाद में अब वर्तमान में फिर से अमेरिका जो है वो ताइवान को बढ़ावा दे रहा है ताकि चीन को वो काउंटर कर सके। ठीक है, अब अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के जो संबंध है वो 1990 के दशक से ताइवान से देखे जा सकते हैं, जिसमें जो संबंध है वो याद रखना है वो गैर सहभागिता वाले हैं, गैर सरकारी सहभागिता वाले हैं, जिसमें 1995 में इंडिया ताइपे एसोसिएशन की स्थापना हुई। अब आपको यह भी याद रखना है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के उन 179 कंट्रीज में से है जिन्होंने ताइवान के साथ कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं बनाया है। ये जो औपचारिक संबंध की शुरुआत हुई है वो गैर सरकारी सहभागिता के आधार पर हुई है, जिसमें इंडिया ताइपे ऑर्गेनाइजेशन वो एक तरीके की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गैर सरकारी संगठन के समान है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि भारत 179 देश जो ऐसे हैं जो ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं बनाते, लेकिन भारत उन 80 देशों में से भी है जिन्होंने ताइवान के साथ अनौपचारिक आर्थिक संबंध बना के रखे। यानी आप कह सकते हैं कि बैकडोर से, पिछले दरवाजे से, ठीक है, भारत जो है वो ताइवान के साथ अपने संबंध को बना के रखा हुआ है। और अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा कि चीनी एम्बेसी के आसपास भारत में चीनी दूतावास के पास बहुत सारे ताइवान के समर्थन के पोस्टर लगाए गए, जिसको लेकर चीनी दूतावास ने नाराजगी भी व्यक्त की है। ठीक है, लेकिन इसको लेकर अभी और भी बातें होना, अभी और भी जो है डेवलपमेंट होना बाकी है। तो वर्तमान में हमें यह समझना है कि किस तरीके से भारत ताइवान संबंध जो हैं वो अनौपचारिक शक्ल लिए हुए हैं और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ताइवान चीन संबंध की, और साथ ही साथ इसमें हमने देखा अमेरिका की क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। ठीक है, यह जो पूरा आर्टिकल है संबंधित है किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान में पिछले कुछ समय में राजनीतिक संकट की स्थिति देखी जा रही है। ठीक है, और इसके संदर्भ में हमने कल भी थोड़ी सी बात कही थी, जिसमें हमने बात की थी कुछ रेवोल्यूशंस की, है ना, जिसमें हमने बात की थी मेलन रेवोल्यूशन, खरबूजा क्रांति के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हमने कुछ और क्रांतियों के बारे में बात की थी जो 2005 और 2010 में हुई थी। अब इसी तरीके का एक और पॉलिटिकल टर्मोइल, एक और पॉलिटिकल संकट, राजनीतिक संकट देखा जा रहा है किर्गिस्तान में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो किर्गिस्तान में राजनीतिक संकट की स्थिति है, जिसमें अभी हाल में ही जो संसदीय चुनाव हुए हैं उसके बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। अब सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं सूरोनबे जीनबेकोव, उन्होंने राजधानी बिश्केक में आपातकाल की घोषणा कर ली है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 4 अक्टूबर 2020 को अभी हाल में ही किर्गिस्तान के संसदीय चुनाव हुए, जिसमें चुनावों में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं उनसे संबंधित जो दल थे उसको काफ़ी अधिक मत प्राप्त हुए, लेकिन राष्ट्रपति का विरोध करने वाले जो राजनीतिक दल थे उनको बहुत कम मत मिले। अब इसी को लेकर असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति को लेकर काफ़ी लंबे समय से असंतोष चल रहा था और लोग ये सोच रहे थे कि राष्ट्रपति के समर्थन वाले जो दल हैं वो हारेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ वगैरह यह भी कह रहे थे कि चुनावों में धांधली की जा सकती है, और जब जो विशेषज्ञ हैं या फिर राष्ट्रपति के जो विरोधी दल हैं उनके विपरीत जो मत आया, ठीक है, जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसे ही मत आया, तब उन्होंने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि चुनाव में धांधली हुई है। ठीक है, इसके अलावा किर्गिस्तान में एक और नियम काम करता है, जिसके अनुसार किर्गिस्तान में राजनीतिक दलों के लिए संसद में प्रवेश करने के लिए
कुल मतों का कम से कम 7% मत प्राप्त करना आवश्यक है। और हालिया चुनावों के नतीजे बताते हैं कि केवल 4 ही ऐसे दल हैं जो इस 7% की सीमा को पार कर सके हैं, और उसमें से 4 में से 3 तो सरकार समर्थक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब संसद में भी सरकार के समर्थन का वर्चस्व हो जाएगा। ठीक है, यह जो है उनके विरोधी दल को और वहाँ की जनता को नागवार गुजरी, जिसके चलते सरकार विरोधी प्रदर्शन हो गए। ठीक है, अब विपक्षी दलों ने जैसे ही धांधली के आरोप लगाए, उसके बाद से ही राजधानी बिश्केक ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है, जो अब तक जारी है। ठीक है, अब किर्गिस्तान में पहले से ही विविध कारणों के चलते अशांति फैली रही है, जिसको यह जो विरोध प्रदर्शन है वो और भी गंभीर हो चले हैं। जैसे कि किर्गिस्तान में भ्रष्टाचार की समस्या काफ़ी व्यापक है। 2009 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो किर्गिस्तान को 198 देशों में 126वें स्थान पर रखता है। किर्गिस्तान लंबे समय से आर्थिक स्थिरता से जूझ रहा है, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था में हाल में ही 4.6% का संकुचन देखा गया है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के चलते, कोरोना वायरस के चलते किर्गिस्तान में लगभग 50,000 मामले आए हैं। अब इसके चलते 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अब चूंकि किर्गिस्तान काफ़ी छोटा देश है भारत के मामले मुकाबले, इसके चलते कोविड-19 से काफ़ी चिंताजनक हालात बने हुए हैं, और ये सारे के सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं विरोध प्रदर्शनों से। ठीक है, अब इसमें रूस की भूमिका के बारे में बात करें तो किर्गिस्तान रूस के नेतृत्व वाले CSTO सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का सदस्य है। यहाँ पे रूस का एयरबेस भी मौजूद है। रूस जो है किर्गिस्तान के सभी राजनीतिक दलों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन यदि किर्गिस्तान में कोई भी बड़ा परिवर्तन होता है तो वो रूसी प्रतिद्वंदियों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, जिसके चलते मध्य एशिया में जो शक्ति संघर्ष है वो फिर से बढ़ सकता है। अगर हम हालिया समय की बात करें तो रूस के लिए विशेषकर जो पूर्व गणराज्य हैं, USSR के जो पूर्ण गणराज्य हैं, ठीक है, जिसमें किर्गिस्तान भी शामिल है, उन सभी में असंतोष देखा जा रहा है, जिसमें बेलारूस में अगस्त माह से ही राष्ट्रपति चुनाव के बाद से उथल पुथल जारी है, और आर्मीनिया, अजरबैजान, वो भी जो USSR के पूर्व गणराज्यों में शामिल थे, ठीक है, पूर्व रिपब्लिक्स में शामिल थे, वहाँ पर भी जो है नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मध्य एशिया में कई सारे क्षेत्रों में अशांति बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो किर्गिस्तान मध्य एशिया का एक देश है जो उत्तर पश्चिम और उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व और दक्षिण में चीन, और दक्षिण व पश्चिम में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी जो है वो बिश्केक है। यह एक स्वतंत्र देश के रूप में USSR के पतन के बाद 1991 में अस्तित्व में आया। इस तरीके से यह USSR का एक पूर्व रिपब्लिक है, पूर्व गणराज्य है। ठीक है, इसकी आबादी ज़्यादा नहीं है, लगभग 60 लाख ही आबादी है, और अधिकांश जो आबादी है वो मुस्लिम और ईसाई है। ठीक है, ये आप मैप से देख सकते हैं, यह रहा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान भारत से ज़्यादा, आप कह सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा भारत, ठीक है, ये भारत है, और ये रहा चीन। तो इसके नीचे दक्षिण में ताजिकिस्तान है, फिर ये उज्बेकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, और यहाँ पे जो है यहाँ पे चीन। ठीक, तो इसके सामरिक महत्व के बारे में बात करें तो ये चीन के साथ इसकी काफ़ी लंबी सीमा है, और इस रूप में रूस और चीन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रूस तो इसको महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है, साथ ही चूंकि ये USSR का गणराज्य रहा है, इसके चलते रूस इसको अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में भी देखता है, जैसे कि हमने बात की। वहीं दूसरी ओर चीन के लिए जो किर्गिस्तान है वो यूरेशियाई केंद्र के रूप में एक ऐसे देश के रूप में स्थापित है जो उसके बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर US के दृष्टिकोण से देखें तो अफगानिस्तान युद्ध जब 2001 में शुरू हुआ था तो उसके शुरुआती दौर में ईंधन भरने और दूसरी रसद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किर्गिस्तान का उपयोग उसने किया था, लेकिन वर्तमान में किर्गिस्तान का जो सैन्य अड्डा है US का वो 2014 में बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से किर्गिस्तान में अशांति फैल रही है उसके आगे
आगे बढ़ने की स्थिति में वहाँ पे शक्ति संघर्ष तेज हो सकता है, जिससे मध्य एशिया में जो जटिलताएं हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, जो संबंधित है पेज नंबर 8 से, और इसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, सामाजिक मुद्दों और महिला संबंधी मुद्दों से है। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं क्या है। तो महिलाओं के विरुद्ध जैसे जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, उसी की पृष्ठभूमि में गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है, एक सुझाव पत्र आप कह सकते हैं, एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें महिला अपराधों से कैसे निपटा जाए, महिला अपराधों के संदर्भ में मामला कैसे दर्ज किया जाए, इसके संदर्भ में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, एक पहले से तय किए गए नियमों की एक एडवाइजरी जारी की गई है कि इस संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके मुख्य तथ्यों के बारे में बात करें तो इसके संदर्भ में गृह मंत्रालय का कहना है कि यदि महिलाओं से संबंधित यौन हमले या इसी से संबंधित कोई संज्ञेय अपराध आते हैं तो उसके संदर्भ में अनिवार्य रूप से एफआईआर दायर की जानी चाहिए, जिसमें स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए। यदि उसका संबंध सेक्सुअल असॉल्ट यौन हमलों से हो तो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि सबूतों का जो कलेक्शन है वो मानक आधार पर हो सके। साथ ही साथ यौन अपराधों और सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित मामलों की जांच को 2 माह के अंदर ही पूरा किया जाना चाहिए, और इसके संदर्भ में यौन अपराधों से संबंधित अपराधियों की पहचान और लगातार अपराध करने वाले अपराधियों को ट्रैक करने के लिए नेशनल डेटाबेस के प्रयोग की आवश्यकता की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार मृत व्यक्ति द्वारा मृत्युशैया पर दिए गए बयान को जांच के दौरान प्रासंगिक तथ्य के रूप में माना जाना होगा और इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। हाल के समय में जो हाथरस गैंग रेप कांड में जो पुलिस की भूमिका देखी गई है वो काफ़ी आलोचना के दायरे में रही है, जिसने पुलिस ने बिना जो उनके घर वाले थे उनकी सहमति आदि को लिए जो डेड बॉडी थी उसको रात के अंधेरे में जला दिया, जिसके चलते कई लोगों का ये आरोप है कि उन्होंने सबूतों को मिटाने में इसकी भूमिका निभाई है। साथ ही साथ जो एफआईआर थी उसको भी काफ़ी लेट से दर्ज किया गया, जिसके चलते यह मामला जो है वो काफ़ी राजनीतिक रूप ले चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। स्पीलिया जेब्रा एक तितली है जिसे हाल ही में भारत की राष्ट्रीय तितली के रूप में नामांकित किया गया है। एट्राटोथिमिस रीलिसी एक प्रमुख स्वदेशी ड्रैगन फ्लाई है जो केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा टाइगर रिजर्व में ही स्थानीय रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो सत्य कथन बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला और दूसरा कथन दोनों ही गलत हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज पेज नंबर 1 पे इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें दो प्रमुख जीव, जिसमें एक बटरफ्लाई है, ठीक है, एक तितली है जो पाकिस्तान से संबंधित है और एक ड्रैगन फ्लाई है जो चीन से संबंधित है, उन दोनों को भारत में देखा गया है। ठीक है, जिसमें जो बटरफ्लाई है जिसको जेब्रा स्किपर बटरफ्लाई या स्पीलिया जेब्रा के नाम से जाना जाता है, उसको अभी हाल में ही राजस्थान के डूंगरपुर जिले में देखा गया है। मूल रूप से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा ये खैबर पख्तूनवाला क्षेत्र और पंजाब में भी, पाकिस्तान के पंजाब में पाई जाती है। इसके अलावा जो ड्रैगन फ्लाई है एट्राटोथिमिस रीलिसी ड्रैगन फ्लाई, ये मूल रूप से चीन की ड्रैगन फ्लाई है जो अभी हाल में ही नामदाफा टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसमें देखी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन महिलाओं को अब तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैरी क्यूरी, लुईस ग्लूक, एंड्रिया गेज, जेनिफर ए डोडना। केवल 2 और 3, 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4 के उपरोक्त सभी। तो ये चारों की चारों जो महिलाएं हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो 3 महिलाएं हैं उनको 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसमें आज पेपर नंबर 3 में आज पेज नंबर 13 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें जो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है 2 महिलाओं को, जिन्होंने क्रिस्पर-कास9 ठीक है, क्रिस्पर-कास9 तकनीक की खोज की थी। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार 7 अक्टूबर 2020 को फ्रांस की इमैनुअल चारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डोडना को रसायन विज्ञान में दिया गया, और मुख्य रूप से दिया गया है, ठीक है, जीन एडिटिंग की एक तकनीक के संबंध में जिसको क्रिस्पर-कास9 कहा जाता है। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पोएट हैं लुईस ग्लूक, उनको 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस सी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। यह किडनी को प्रभावित करता है। सिरोसिस नामक बीमारी इसी से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला कथन इसमें सही है, तीसरा भी कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 3, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। तो आज ये पेज नंबर 13 में से संबंधित खबर आई है, जिसमें हेपेटाइटिस बी को खोजने के संदर्भ में 2020 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है। तो 6 अक्टूबर 2020 को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूस्टन को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी बीमारी की, तो इसे यकृत शोथ गाह बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। यह किडनी को नहीं, लिवर, यकृत को प्रभावित करता है, जो आमतौर पर रक्त से रक्त के संपर्क के माध्यम से प्रसारित होता है। इसका संक्रमण लिवर में तेजी से नुकसान पहुंचाता है और अत्यधिक क्षतिग्रस्तता सिरोसिस नामक बीमारी की ओर ले जाती है, जो सिरोसिस बीमारी कई सालों के बाद प्रकट होती है। ठीक है। बाद में सिरोसिस से पीड़ित रोगियों में कुछ में यकृत कैंसर या दूसरी जानलेवा समस्याएं जैसे कि एसोफेजियल वराइसिस और गैस्ट्रिक वराइसिस जैसी बीमारियां विकसित हो जाती हैं। इस तरीके से देखें तो हेपेटाइटिस सी काफ़ी खतरनाक बीमारी है, जिसकी खोज की गई थी इन वैज्ञानिकों द्वारा, जिसके लिए 2020 का नोबेल इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से असम के कौन से जिले बोडोलैंड के बोडो प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला में शामिल हैं? कोकराझार, बक्सा, उदालगिरी, चिरांग। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 3 और 4 के उपरोक्त सभी। तो चारों के चारों जो जिले हैं वो बोडोलैंड के बोडो प्रादेशिक क्षेत्रीय जिला में शामिल हैं। ठीक है। तो आज पेज नंबर 9 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें असम के सीएम जो है वो लगातार मिलते रहते हैं बोडोलैंड के लोगों से। अगर हम बोडो जनजाति की बात करें तो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। बोडो समुदाय के लोग असम के मूल निवासी हैं और राज्य की कुल आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 5-6% से अधिक है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित 4 जिलों को कोकराझार, बक्सा, उदालगिरी और चिरांग को मिलाकर बोडो प्रादेशिक क्षेत्र जिला बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया है। ठीक है। अब हाल में ही 27 जनवरी 2020 को
27 जनवरी 2020 को बोडो समस्या का हल करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस समझौते के अंतर्गत सभी पक्षकारों ने पृथक बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बजाय असम राज्य के अंतर्गत ही एक स्वायत्त बोडोलैंड क्षेत्र की व्यवस्था पर सहमति जताई है। इसके पहले फरवरी 2003 में बोडो लिबरेशन टाइगर फोर्स के साथ बोडो समझौता किया गया था, जिसके बाद संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया और इसके तहत कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगिरी जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो बोडोलैंड समस्या से संबंधित ये कुछ तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धनु ए या सैजिटेरियस ए क्या है? मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह, हाल ही में खोजा गया प्लूटो का नया उपग्रह, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा खोजा गया पृथ्वी के समान दशाओं वाला नए ग्रह कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैजिटेरियस ए इनमें से कुछ भी नहीं है। मुख्य रूप से यह एक मैसिव ब्लैक होल है, एक बहुत व्यापक ब्लैक होल है। ठीक है, तो उत्तर है हमारा डी। आज जो है पेज नंबर 13 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें 6 अक्टूबर 2020 को ब्लैक होल के संबंध में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए 3 वैज्ञानिकों रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस को फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस। तो सैजिटेरियस ए या धनु ए एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है और यह उन 2 ब्लैक होल में से है जिनकी तस्वीरों को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के माध्यम से कैप्चर किया गया है। ठीक है, ब्लैक होल ऐसे भौगोलिक आप कह सकते हैं ऐसे भौतिक क्षेत्र होते हैं जो कुछ भी उत्सर्जित या विकिरणित नहीं करते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं। अब चूंकि ये किसी भी प्रकार की चीज को उत्सर्जित या विकिरणित नहीं करते हैं, यही कारण है कि छवि को कैप्चर करने का कोई तरीका नहीं है, किंतु जो इनकी सीमा होती है उसके ठीक बाहर का क्षेत्र जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है और उसमें भारी मात्रा में गैस, बादल और प्लाज्मा की मंजूरी होती है, वो वहाँ पर उसकी फ़ोटो खींची जा सकती है और विशाल दूरबीनों के नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर विकिरण को कैप्चर किया है और एक छवि का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसमें हम अब तक 2 ब्लैक होलों की तस्वीर ले चुके हैं, जिसमें एक है सैजिटेरियस ए और दूसरा ब्लैक होल है वो है पृथ्वी से 55 प्रकाश वर्ष दूर मैसियर 87 आकाशगंगा के केंद्र में। ठीक है, तो 2 ब्लैक होल हैं, एक है सैजिटेरियस ए और दूसरा है मेसियर 87 आकाशगंगा के केंद्र में। इन दोनों की तस्वीर खींचने में अब तक वैज्ञानिकों को सफलता हासिल हुई है। ठीक है, अब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो 1884 का जो रखमाबाई केस है वो सहमति की आयु, एज ऑफ कंसेंट और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्या या स्थापन के लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2 और 3। इसके चलते हुआ क्या था कि रखमाबाई ने कम आयु में ही अपने पति के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उनको 6 महीने की जेल भी हुई थी। हालांकि बाद में वो जो है ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन की महारानी द्वारा ये उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह संबंधित है एज ऑफ कंसेंट से, जिसके तहत 1891 में 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया था, जिसके तहत दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यायया स्थापन की आयु को 11 से बढ़ाकर 13 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका उत्तर हो जाएगा हमारा 2 और 3। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ मेंस क्वेश्चन कर देख लेते हैं। तो बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए क्या है?
एनपीए की समस्या को आंकड़ों के साथ समझाते हुए इसे दूर करने में सरकारी प्रयासों का भी उदाहरण सहित उल्लेख करें। 250 शब्द 15 अंक। व्हीकल स्क्रैपेज क्या है? हाल के समय में भारत में व्हीकल स्क्रैपेज नीति को अपनाए जाने के संदर्भ में किन प्रमुख तर्कों को दिया जाता रहा है? व्हीकल स्क्रैपेज नीति के लाभों और सीमाओं आदि के संदर्भ में चर्चा करें। ठीक है, 250 शब्द 15 अंक। तो ये दो जो क्वेश्चन हैं उनको आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं आज की परिचर्चा के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया है बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के तहत जो हम आपको डेली हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक टॉपिक्स को कवर कर सकें और साथ ही साथ हम कुछ विविध संकल्पनाओं और फैक्ट्स को भी चर्चा कर सकें। ठीक है, यदि आपको हमारे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की क्लास में चलिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।